हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन अब आपका बहुत पास में है। आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भी आने वाला है। पीईटी का एडमिट कार्ड ऑलरेडी कल आपका रिलीज हो चुका है। सो एसबीआई पीओ को में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी अच्छी से प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए हमारी मेंस बूस्टर सीरीज भी चल रही है, जिसमें प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की क्लासेस भी चल रही है। क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लासेस होती हैं। रेगुलरली क्लासेस हो रही है हमारी क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। देखो, सिर्फ प्रीलिम्स करने से नहीं होगा, सिर्फ प्रीलिम्स करने से आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा, लेकिन मेंस भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने मेंस की क्लासेस भी साथ में चलाते हैं और लगातार डेली आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, उन क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो करना, वो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से समझने का ट्राई करो। कितना कुछ निकल सकता है आपसे, क्या वैल्यूज आप निकाल सकते हो, किन किन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, जितना भी आप कुछ निकाल सकते हो, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई जरूर करना, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। इसके अंदर अपने को दो चार्ट दे रखे हैं, एक अपने को पाई चार्ट दे रखे हैं, एक अपने को बार चार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले पाई चार्ट में देखते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन 5 डिफरेंट स्टैंड्स इन स्टेडियम। परसेंटेज बता रखा है, 5 स्टैंड्स हैं एक स्टेडियम के अंदर, उस स्टैंड्स में कितनी कितनी सीट्स है उसका हमको परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं मेरे को इसमें, एक्स वाई एंड जेड, सब कुछ परसेंटेज के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलो बार ग्राफ शोस परसेंटेज ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन 5 डिफरेंट स्टैंड्स। यानी कि जो पहले हमें पाई चार्ट में बताया गया था, सीट्स जितनी ही टोटल नंबर सीट्स, उसमें से कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हैं, यानी कि कितनी सीट्स पे लोग बैठे हैं, कितनी सीट्स बुक्ड हो चुकी हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाई। ठीक है, उसका परसेंटेज दे रखे हैं हमें। वो परसेंटेज भी हमको वेरिएबल्स में दे रखे हैं, तो यानी हमको वेरिएबल्स तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, डीआई स्टार्ट ही वहीं से होगी। चलिए नोट में बढ़ते हैं। सबसे पहला नोट है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड प्लस नंबर ऑफ सीट्स नॉट ऑक्यूपाइड। ठीक है, ऑक्यूपाइड और नॉट ऑक्यूपाइड दो ही टाइप की सीट्स मिलेंगी अपने को। एक्स वाई और जेड के बारे में बता रखे हैं, ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है? लगातार 5 से मल्टीपल होने वाली संख्या, जैसे कि 5 10 15 हो सकता है, 10 15 20 हो सकता है, 15 20 25 हो सकता है। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में है अपने पास। और साथ में हमको ये बता रखे हैं, सबसे छोटा जेड है, उससे बड़ा एक्स है, उससे बड़ा वाई है अपने पास। सबसे छोटा अपने पास जेड है, फिर उससे बड़ा एक्स है, एंड उससे बड़ा अपने पास वाई है। और सभी पांच अपने को क्या रखे, पांच के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में। ठीक है, अगर मैं इसमें ये सोचता हूँ पांच के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में, मतलब हर में अपने पास पांच पांच ऐड करेंगे तभी पांच का मल्टीपल बनेगा। यानी जेड की वैल्यू अगर मेरे पास ए है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए प्लस 5, एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 10। इतनी बात तो यहां से समझ आती है आपको? ठीक है, यहां से इतनी बात समझ आती है। उसके बाद हमें क्या रखें, नंबर ऑफ नॉट ऑक्यूपाइड सीट्स इन डी इज 108 मोर देन नंबर ऑफ स्टैंड सी। जो नॉट ऑक्यूपाइड है डी में सीट्स, वो 108 ज्यादा है सी की नॉट ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो पहले अपने ये एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू निकालते हैं, तभी अपने पास परसेंटेज आएगा, तभी अपने ऑक्यूपाइड और नॉट ऑक्यूपाइड निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमको परसेंटेज में है सारी वैल्यू, और सारा परसेंटेज टोटल हमको पता है कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी इन सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो सारी वैल्यूज मेरे पास 100% की देखने को मिलेगी। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स को देख लेते हैं, 2x और x 3x तो अपने पास ये हो जाते हैं, प्लस y कितने अपने पास 2y, माइनस 2% है अपने पास। फिर z है अपने पास 1 प्लस z प्लस 7, इसकी वैल्यू है अपने पास 100 की। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी 3x प्लस 2y प्लस z, ये वैल्यू ये 95 की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास 95। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, लेकिन इसको मैं एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ ए। ठीक है, यानी एक्स की जगह मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ जो अपने पास है ए प्लस 5, वाई की जगह वाई की वैल्यू ए प्लस 10, और जेड की जगह जेड की वैल्यू जो कि ए अपने ने अभी तक निकाली हुई है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास ए प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3a प्लस 15। वाई की वैल्यू मेरे पास ए प्लस 10, तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस 20, एंड जेड की वैल्यू है मेरे पास ए, और ये आ जाएगा टोटल आ जाएगा अपने पास 95। ठीक है, अब इन सबको टोटल करते हैं, तो ये आता है अपने पास 6a इज इक्वल टू 60, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आती है 10। द मोमेंट a की वैल्यू मेरे पास मिल जाती है, इसका मतलब z का वैल्यू मेरे पास मिल गई 10। ठीक है, x की वैल्यू है मेरे पास 15, और y की वैल्यू है कितनी मेरे पास, y की वैल्यू है 20। 5 के मल्टीपल्स में आगे जो हमको कहा गया था, x y और z तीनों की वैल्यू अपने पास 5 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में आगे, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में 5 की।
अब मुझे यहाँ से इनका परसेंटेज भी मिल जाएगा, जैसे y माइनस 4% यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 16%, y प्लस 2 22% हो जाएगा, x की वैल्यू अपने पास थी 15%, 2x की वैल्यू हो जाएगी 30% और z प्लस 7 यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 17%। पर्टिकुलरली अपने को परसेंटेज भी मिल गया, कितने कितने सीट्स ऑक्यूपाइड थी, एक्स वाई जेड सारी वैल्यूज आ चुकी हैं अपने पास। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 अपने पास नोट कंप्लीट हो गया, नोट नंबर 2 भी अपने पास कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नोट नंबर 3 की। नोट नंबर 3 में हमें क्या कहा गया था, जो नॉट ऑक्यूपाइड सीट्स है डी के अंदर वो 108 ज्यादा है सी से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स और नॉट ऑक्यूपाइड सीट्स यही अपने को। ठीक है, यहाँ पर भी अपने को वेरिएबल्स दे रखे ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ये होता है अपने पास 80%, यहाँ जाता है अपने पास 70%, 68 है, 5x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 75% और y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30%। देख, टोटल अपने पास कितना है, 100% है। ठीक है, 100% वैल्यू, इसको मैं 100b मान लेता हूँ, ये वैल्यू अपने पास टोटल 100b। तो 100b में जो d के है अपने पास, d की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी अपने पास, d में थी अपने पास 30%, यानी 100b का 30% था अपने पास, ये था अपने पास 30b। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टैंड डी के अंदर 30b। अब उसमें से हमें नॉट ऑक्यूपाइड, और हमको बार ग्राफ में दे रखे कि ऑक्यूपाइड स्पीड। ठीक है, और डी में हमें नॉट ऑक्यूपाइड की 75% ऑक्यूपाइड है, तो नॉट ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी 25%। 25% का मतलब होता है अपने पास 1/4। ठीक है, ये ज्यादा है सी से। सी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 15% थी 100b का, तो ये था अपने पास 15b। और सी के अंदर ऑक्यूपाइड थी अपने पास 68%, इसका मतलब नॉट ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से 32% हो जाएगी, ये आ रहेगी नॉट ऑक्यूपाइड। इनका डिफरेंस दे रखे अपने को 108। ठीक है, इसमें निकालते हैं अपने कहां से क्या कुछ काट सकते हैं अपने, वो करते हैं। ये था देगा अपने पास 15b/2 माइनस 4 8 32, ये कट जाएगा 25 से, कट जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 24b/5, इसकी वैल्यू आ गई 108। ठीक है, एलसीएम अपने को लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, 10 75b माइनस 48b 108। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1080, और इसको लेस कर लेते हैं अपने, ये था 75 था अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा 27b, 27 चौके 108 होता है, यानी b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 40। गॉट इट, b की वैल्यू, द मोमेंट मेरे को b की वैल्यू मिल जाती है, b की वैल्यू 40, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को जो मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू थी अपने पास 100b, ये मेरे पास आई थी 100 × 40, यानी कि 4000 सीट्स थी टोटल। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल जाती है, एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है मेरे को यहाँ पे सीट्स का, 4000 सीट्स थी मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, द मोमेंट मेरे को नंबर मिल गया तो मेरे को ये भी पता चल चुका है कि ए बी सी एंड डी इन स्टैंड्स में कितने कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई और जेड की भी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि ऑक्यूपाइड कितने और नॉट ऑक्यूपाइड कितने हैं, ये भी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि उसके ऑक्यूपाइड वाली भी चार्ट मेरे को दे रखे हैं। तो सारी वैल्यूज अपने को यहाँ से मिल सकती हैं। चाहो तो आप इसका टेबल बना के सारी वैल्यूज लिख लो, चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके भी कर लो। प्रीलिम्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि टेबल बना लिया करो, क्योंकि उसमें ज्यादा होते हैं, बट मेंस में अगर आप वैसे भी निकालोगे तो भी टेबल से आपको भरवा ही लेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना आपसे बनता है, कितना बना पाते हो। ठीक है, और थोड़ा जल्दी बनाने का ट्राई करना, जहां तक कोशिश हो सके आपसे। इसमें कहा गया, इन एन occupied seats in stand A and B, the ratio of number of male in stand A and B 7:8 respectively, and the ratio of number of female in both stand A and B 29:37 respectively. Then find the difference between number of male in stand A and female in stand B. देखो, अभी तक तो हमने जो बात की थी वो सीट्स की थी ऑक्यूपाइड नॉट ऑक्यूपाइड। अब बात कर रहे हैं जो सीट्स ऑक्यूपाइड की गई हैं उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखे हैं हमको, हमें उस अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो ऑक्यूपाइड निकालनी है हमको ए एंड बी इन दोनों की। ठीक है, सबसे पहले ए में देखते हैं, ए में टोटल कितनी सीट थी अपने पास, ए में 16% की सीट थी, 4000 का 16%। ठीक है, तो अपने पास ये होता है ए के अंदर से 640 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और बी में थी अपने पास 22% यानी कि 880, ये तो थी अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपाइड की। ऑक्यूपाइड कितनी थी अपने पास, ए के अंदर, ए के अंदर अपने पास 80% सीट थी, वो ऑक्यूपाइड थी, 512 सीट्स ऑक्यूपाइड थी, और बी के अंदर अपने पास 70% सीट्स ऑक्यूपाइड थी, और 56 56 5 1 इतनी नंबर ऑफ सीट्स अपने पास ऑक्यूपाइड थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ए के अंदर और बी के अंदर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सीट्स ए और बी। ठीक है, अब जो ऑक्यूपाइड सीट्स थी इसमें अपने पास मेल एंड फीमेल, इसको दो चीजों में बांट लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले मेल की बात कर रहे हैं, स्टैंड ए और स्टैंड बी में जो मेल थे अपने पास वो थे 7:8 मेल थे, स्टैंड ए और बी में 7:8, 7x और 8x हो जाएंगे। और जो फीमेल थी अपने पास ऑक्यूपाइड के अंदर वो थी 29:37, यानी फीमेल आ जाएंगे अपने पास 29y एंड 37y। समझ आ गई आपको? इनको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये वैल्यू अपने पास यहां से देखने को मिलती है। ठीक है, इनको अपने कुछ ना कुछ बराबर कर लेते हैं, या तो x की वैल्यू बराबर कर लेते हैं या फिर हम y की वैल्यू बराबर कर लेते हैं, तो उससे अपने पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस किसका निकालना है? मेल ए के अंदर, यानी जो 7x है इसका डिफरेंस निकालना है हमको फीमेल बी में, जो कि है 37y। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो उनको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 7 और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं अपने 8 16 8 45, तो 856x 72 7 8 4 20 और 23 y। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 42 7 4 11 42 1 43 7 8 56 7 7 49 21 5 25 y। ठीक है, इसको अपने काट लेते हैं। तो ये अपने पास जो नंबर आ जाता है अपने पास, ये आ जाता है अपने पास 9 1 216। और यहाँ जो वैल्यू मेरे को देखने को मिलती है वो आती है अपने पास 27 y। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27 9 2 18 9 4 36 3 8 24। y की वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ से 8। ठीक है, द मोमेंट y की वैल्यू आती है तो मैं इसमें से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू किस में भी रख लो, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। फर्स्ट में रख लेते हैं y की वैल्यू 8 9 72 20 23 223, ये इसको लेस कर देते हैं अपने 512 में से। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 280। और ये वैल्यू अपने पास 7x की, तो x की वैल्यू आई थी मेरे पास यहाँ पे 40। x की वैल्यू भी आ गई 40, तो 7x की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी 280। ठीक है, और y की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी 856 24 5 29। इसका मतलब ये डिफरेंस मिल गया मेरे को 16। तो अपना आंसर था ऑप्शन नंबर है, दैट इज 16 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। परफेक्ट क्वेश्चन था आपके पास मेंस में। अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस में मिल रहा है तो ये आपका मानो वो क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली बना के आनी है। ये डीआई कभी नहीं छोड़ के आनी मेंस में। अगर आप इस लेवल की डीआई भी छोड़ दोगे तो फिर बनाओगे क्या मेंस में? ये वो डीआई मैं आपको करवाता हूँ जो आपको बनाकर ही आनी है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। कितना बना सकते हो, जितना ही बना सकते हो जरूर एक बार खुद से ट्राई किया रखो, चाहे गलत ही क्यों ना बन जाए। इसमें मैं कहा गया, इफ द टिकट प्राइस ऑफ स्टैंड ए एंड बी इन स्टेडियम इज 100x पर सीट एंड 100p पर सीट। टिकट प्राइस की बात हो रही है स्टैंड ए और स्टैंड बी में। ठीक है, इफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम बोथ द ऑक्यूपाइड सीट्स ए एंड बी एंड रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है वो 13.84 lakhs, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट परसेंट वैल्यू ऑफ y। तो p की क्या वैल्यू है का परसेंटेज हो जाएगा y से। एक बात को नोटिस करना, जो हमको रेवेन्यू दे रखे हैं वो ऑक्यूपाइड का है। इसका मतलब देखो, टिकट जब बेची गई होंगी, जितने लोग आएंगे उतनी टिकट बेची होंगी, यानी कि जितनी सीट्स ऑक्यूपाइड हुई हैं वही वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। नॉट ऑक्यूपाइड तो सीट बिकी ही नहीं है, उससे अपने को क्या करना। और टोटल के अंदर तो ऑक्यूपाइड और नॉट ऑक्यूपाइड दोनों आ जाएंगी, तो उसका भी अपने को कुछ नहीं करना। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ चाहिए पहले ए और बी दोनों की ऑक्यूपाइड सीट्स क्या है, फिर अपने उसका वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए और बी की ऑक्यूपाइड सीट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी अभी, 512 और 616। ए की थी 512 और बी की थी अपने पास 616। ठीक है, तो जो ए की जो अपने पास वैल्यू थी वो थी 100x। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी देखो क्वेश्चन के अंदर, x की वैल्यू ये निकाली थी अपने 15। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1500 ए में। और b की वैल्यू कितनी थी ऑक्यूपाइड सीट्स की 100p। p की वैल्यू अपने पास नहीं था, p वेरिएबल अपने को पहले नहीं था, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। टोटल वैल्यू जो इनकी जो टोटल करके आई थी ये थी 13,84,000। 13,84,000 इतना जो इनके पास रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएंगे अपने पास 30 76। ठीक है, 7,68,000 तो ये वैल्यू आ गई। बची हुई वैल्यू अपने पास बी की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से मैं 7,68,000 जो है वो लेस भी कर लेता हूँ यहाँ से 6, और ये आ जाएगा 6,16,000। 6,16,000 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू अपने पास 616 मल्टीप्लाई 100p की वैल्यू है 6,16,000। ठीक है, 616 से तो ये वैल्यू कट देगी, ये आ जाएगा 1000। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। अब हमको क्या निकालना है, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है किसकी, p की। p की परसेंटेज वैल्यू y के कंपैरिजन में। y की वैल्यू कितनी निकाली थी अपने 20, तो उसके कंपैरिजन में p की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो उससे कंपेयर करेंगे तो याद आएगा अपने 50%। ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर।
गॉट इट? समझ आ रहा है आपको? जो भी प्रॉब्लम लगे या जिस भी नया टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, कैसी भी बात होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाया करो। उससे मेरे को ये पता चलता है कि नेक्स्ट क्लास मैं किस टॉपिक पे लाऊं, किस तरह की लाऊं, थोड़ा और टफ करूं, थोड़ा और इजी करूं, या मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ाऊं या थोड़ा और स्लो बढ़ाऊं। कुछ भी आपके कमेंट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें कहा गया कि नंबर ऑफ मेल इन ऑक्यूपाइड सीट्स इन स्टैंड डी, जो मेल थे अपने पास डी के अंदर वो एन ज्यादा थे फीमेल से सेम स्टैंड के अंदर, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन स्टैंड डी टू द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स इन स्टैंड ई। अपने को फीमेल बताना है जो स्टैंड डी में थे वो कितने ऑक्यूपाइड थे स्टैंड ई से। सबसे पहले अपने को एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू अपने पास आएगी, अपने को वैल्यू दे रखी है, इसको अपने को पहले सॉल्व करना होगा। ये दे रखे अपने पास एक्स प्लस वाई माइनस का जेड मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड की अपने पास वैल्यू पता थी, अपने पास एक्स की 15 थी, वाई की थी 20, एक्स की वैल्यू थी 15, वाई की वैल्यू थी 20 और जेड की वैल्यू थी अपने पास 10, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग वैल्यू होते हैं एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपने पास 35 माइनस जेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। मल्टीप्लाई जेड था अपने पास 10, फिर वाई माइनस जेड, तो वाई था 20 माइनस जेड, अपने पास आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है अपने पास 260। ये क्या थी अपने पास? ये थी अपने पास एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? 260। अब बात करते हैं डी। डी में हमें कहा गया जो मेल ऑक्यूपाइड सीट थी वो एन ज्यादा थी फीमेल से। उसके लिए हमको पता चलना चाहिए कि डी में टोटल ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी थी अपने पास, ठीक है ना। तो डी में अपने पास थे 30% थी डी में, ठीक है। तो 4 जाएगा 30%, 1200 तो अपने पास ये था, ठीक है। 1200 तो सीट थी डी के अंदर, और डी के अंदर ऑक्यूपाइड कितनी थी अपने पास? 75% थी, यानी 3/4, इसका मतलब 900 थी अपने पास, ठीक है। तो डी में जो ऑक्यूपाइड सीट थी अपने पास वो थी 900। उसमें से ये कह रहा है कि जो मेल थी वो 260 ज्यादा थी किससे अपने पास? फीमेल से 260 ज्यादा थी। कहांगे? हाँ, ये फीमेल से अपने पास 260 जो थी वो ज्यादा थी जो मेल थी, जिसके मेल की बात कर रहा हूं, मेल ज्यादा है फीमेल से, ठीक है। तो 260 लेस कर देते हैं इसमें अपने पास, ठीक है। तो ये आया था अपने पास 640, 640 का हाफ हो जाएगा अपने पास 3200, 320 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 260 और ऐड कर देते हैं अपने, ये आ जाएंगे अपने पास 580। अब क्या हो गया? मेल जो थी वो 260 ज्यादा हो चुकी है अपने पास फीमेल से, ठीक है। और साथ ही साथ हमको बताना था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन स्टैंड डी एंड ऑक्यूपाइड इन स्टैंड ई। अब जो डी के अंदर फीमेल थी जो कि 320 है, इसका रेशियो बताना है ई में जो ऑक्यूपाइड सीट्स थी। अब ई के अंदर जो सीट थी अपने पास वो थी 17%, ठीक है, किसका? 4000 का। और ई में ऑक्यूपाइड कितनी थी? उसका 30%। तो 17 चौक 8 680, 680 का 30% अपने को बताना है। इसका रेशियो 680 का 30% 68 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने यहाँ से काट लेते हैं, जितना भी अपने को कटता है वो अपनी भी सीट आ जाएगी। 4 से काट लेते हैं, 4 8 32, 4 से काट देंगे 17, ये आ जाएगा अपने पास 80:51। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 80:51 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। करेक्ट? समझ आया आपको किस तरह से किया है क्वेश्चन? टफ नहीं है क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता कि मींस बहुत टफ है, बनता ही नहीं है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं होती। बनाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, इसको फिर क्वेश्चन को बनाओ। जब भी आपको कोई भी नंबर सीरीज मिलेगी, चाहे वो रॉन्ग मिले चाहे वो मिसिंग मिले, जब भी आपको मेंस में मिलेगी ना, सिर्फ एक लाइन वाली सीरीज नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें आपसे और पूछेगा, या दो सीरीज को कंपेयर करवा लेगा, या एक और नई सीरीज बनवा लेगा आपसे, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। बिल्कुल सिंपल आपको नहीं दे देगा कि इसमें बताओ रॉन्ग नंबर कौन सा है। इसलिए जब भी मेंस की करते हो थोड़ी सी अच्छी लेवल की सीरीज भी किया करो। और सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, तो उनकी सबकी प्रैक्टिस किया करो। एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी कहा गया सीरीज given follow a certain number of pattern with one wrong number। एक सर्टेन नंबर ऑफ पैटर्न पे दिया हुआ है जिसके अंदर एक रॉन्ग नंबर है अपने पास, ठीक है। फिर कहा गया रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1 इज m+10। जो भी रॉन्ग नंबर आएगा उसकी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अपने पास m+10 से। एंड अनदर सीरीज सेकंड हुज फर्स्ट टर्म इज m। एक और सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपने पास m। फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ सीरीज 2। तो उसका हमको थर्ड टर्म बनाना है, ठीक है। सेम पैटर्न पे रहेगी वो सीरीज, उसको थर्ड टर्म बनाना है। पहले हम सीरीज 1 में फाइंड करते हैं कि अपने को इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। 12 से 18, 18 से 36, 90, 270, 965। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ तो ये तो मेरे को दिखता है 1.5 है, ठीक है। ये आता है बस मल्टीप्लाई 2, ये आता है अपने पास 2.5, 72, 72, 18, हाँ 90 आता है। फिर ये आता है अपने पास मल्टीप्लाई 3, ये नेक्स्ट आना चाहिए अपने पास 3.5। तो 27 तो ये हो जाएगा 310, ठीक है। इसका हाफ कर लेते हैं अपने यहाँ से, तो ये 135 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास
945, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर कितने 965। इसका मतलब 965 है, यही हमारा है रॉन्ग नंबर। और जो हमें कहा गया था जो रॉन्ग नंबर होगा यानी कि 965 उसकी वैल्यू हो जाएगी m+10 के बराबर। इसका मतलब 955 जो है अपने पास ये वैल्यू है m की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 955। और हमें क्या कहा गया था जो सेकंड सीरीज बनाएंगे उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी m। ठीक है, यहाँ सेकंड सीरीज बनाते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू अपने पास 955, थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पैटर्न पे रहेगी। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे इसका देगा अपने पास 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अपना इस पास इसका थर्ड टर्म आएगा। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 955 को, ठीक है, इसमें इसका हाफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आता है अपने पास 7 5 12 13 10 4 14 1432.5, उसका दो गुना हो जाता है अपने पास 4 3 6 14 28 2865। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर 2865 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। करेक्ट, समझ आ गया आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे एक नंबर में जरूर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी काफी कुछ आपको देखने को मिल जाता है और काफी स्कोर वहां से भी आप कर सकते हो, 8 7 9 नंबर वहां से निकाल सकते हो आप इजिली। बहुत होते हैं मेंस में यार, 6 6 8 नंबर निकालने में बहुत होते हैं एक सेक्शन। एक और सीरीज है आपके पास, वीडियो को पॉज करो, इस सीरीज को बनाओ, जितना ही बनता है जैसा ही बनता है, चाहे सीरीज 1 का आपको लॉजिक समझ आता है या जिस तरह से भी आप सोचना चाहते हो लॉजिक को, उस तरह से सोच के इस सीरीज को निकालो। तो जितना भी जैसे भी आपको सोचने को मिलता है उस तरह से सोचो और इसको बनाओ। देखो इसमें क्या है, 4 से 2 7 17 73, 4 से 2 करे कम भी हुआ, फिर 7 17 73, फिर उसके बाद बढ़ता गया। यानी इसमें कुछ ना कुछ आपको जब भी ऐसी सीरीज मिलती है ना, या तो अगर आपके पास कॉन्टिन्यूसली कम ज्यादा होता है तब तो आप सोच सकते हो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों चीजें चल रही हैं, या फिर प्लस और माइनस दोनों चीजें चल रही हैं। बट जब भी ऐसा होता है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, उसमें ना कुछ दो चीजें हो रही होती हैं, या तो मल्टीप्लाई प्लस हो रहा होता है, डिवाइड के साथ प्लस हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है, इस तरह से होता है। तभी हमारे पास जब मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आता है बट हमको एक्चुअल में उसका ज्यादा नंबर लेस करना होता है, तभी हमारे पास एक चीज जो होती है वो पीछे जाते हैं नंबर, जैसे 4 से 2 हुए। तो कुछ इस तरह से इसका लॉजिक हो जाएगा करो। जैसे देखो 4 से 2 आए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये होता है मल्टीप्लाई 1 - 2 हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं अपने पास, ठीक है। या फिर ये मल्टीप्लाई 0.5 + 0 भी हो सकता है, वो भी हम सोच सकते हैं। दूसरा देखते हैं, 2 से 7 चला गया, ये क्या क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाई 2 + 3 हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 7 से 17 चला गया अपने पास, ये क्या हो सकता है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर जैसे 1 से किया 2 से किया, ये हो जाएगा 7 × 21 -4 हो जाएगा। एक पैटर्न बन रहा है ना, मल्टीप्लाई 1 किया -2 किया, फिर हमने मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस का 3 हो गया, फिर हमने मल्टीप्लाई 3 किया, माइनस का 4 हो गया। एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। नेक्स्ट होना चाहिए मल्टीप्लाई 4 माइनस प्लस का 5 होना चाहिए इस अकॉर्डिंग। तो 17 चौक 68 होता है, 68 और 5 अपने पास 75 होता है, बिल्कुल सही है अपने पास। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, ठीक है, माइनस का 6 होना चाहिए अपने पास। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास, ये आता है 5 × 15 365 -5 6 भी कर लेते हैं इसमें अपने पास, तो ये आता है 359। तो 359 की वैल्यू क्या अपने पास 4.5p - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 360 45 10 9 चौक 36 9 5 45 5 तो नहीं, ये होता है 80। 80 किसकी वैल्यू आई थी, पी की वैल्यू आई थी मेरे पास यहाँ पे देखने को आई थी, जो कि होती है अपने पास 80। द मोमेंट पी की वैल्यू 80 आ जाती है अपने पास, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 80 - 75, इसकी यहाँ वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, ठीक है। अब निकालते हैं। अब देखो हमें आगे क्या कहा गया, बोथ द सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न, दोनों सीरीज सेम पैटर्न पे फॉलो कर रही है। फाइंड द नंबर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय t, हमें नंबर फाइंड करना है जब p डिवाइडेड बाय t। p की वैल्यू तो अपने पास वैल्यू है 80 और t की वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास 5, तो 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 - 2 यानी कि 3, q की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर ये हो जाएगा अपने पास q 3 × 2 3 6 और 3 9, ठीक है, 9 27 और 4 23, 23 चौक 92 और 5 हो जाएगा 97। ये हो जाता है अपने पास 80/97, उसका हमको रिमाइंडर बताना है, ये आ जाएगा अपने पास 80। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर, दैट इज 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। जितना भी बन रहा है कोशिश जरूर किया करो यार, मैं फिर आपको कहता हूँ, एक बार ट्राई किया से कुछ नहीं जाता, वरना फिर क्वेश्चन तो आपके सामने ही चल ही जाएगा वीडियो के
अकॉर्डिंग जैसे जैसे वीडियो चलेगी आंसर भी अपने आप स्क्रीन पे आपको दिखता ही रहेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। 3 इक्वेशन दे रखी है मेरे को इसमें। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास जेड स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 42, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें अभी अपने पास। सेकंड अपने पास है वाई स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 22, इसमें भी अपने को 2 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। थर्ड है अपने पास n माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें भी 2 वेरिएबल है n और m। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है वेयर z y एंड m आर पॉजिटिव नंबर, z y और m है ये अपने पास पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें अपने को क्वांटिटी कंपैरिजन से कंपेयर करना है अपने को वैल्यूज को। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं? अगर मैं सबसे पहले सीरीज थर्ड इक्वेशन को देखता हूं, जो कि अपने पास n माइनस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 2m। एक तो ये चीज मिलती है मेरे को यहां से, n की वैल्यू आई थी 2m। फिर मैं फर्स्ट 2 सीरीज को देखता हूं। ठीक है, उसमें मैं क्या निकाल सकता हूं? क्या मैं n की जगह m रख सकता हूं? 2m रख सकता हूं मैं, तो मेरे पास z और y की वैल्यू कहीं ना कहीं वहां से मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं n की जगह 2m रखूं तो मेरे पास जो फर्स्ट सीरीज है वो है अपने पास z स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 42। सेकंड y स्क्वायर, n की जगह मैं m रख लेता हूं तो ये आ जाएगी 2m इज इक्वल टू 22। ये सीरीज देखने को मिलती है। इसको लेस करते हैं यहाँ से, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ये अपने पास 20, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है अपने पास 20। ये चीज मेरे को यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब देखो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये क्या होता है अपने पास? ये होता है अपने पास z प्लस वाई z माइनस वाई। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है 20। अब इसमें सोचो क्या वैल्यूज आ सकती हैं, आप उसको पुट करके देखो, 20 आना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करते हुए। हम क्या कुछ वैल्यूज इसमें रख सकते हैं, इस लॉजिक पे सोचो क्या कुछ वैल्यू रखते हैं। पॉसिबिलिटी के आधार पर जितने भी आपसे दिमाग में आता है, जो भी वैल्यूज आती हैं उस हर वैल्यू को यहाँ रख के देखो, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं रखोगे ना फिर आपको समझ भी नहीं आएगा इसमें। देखो ऐसे 2 डिजिट्स जिसको मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले तो 20 आता है, उसको देखो, क्योंकि अपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं z प्लस वाई z माइनस वाई, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20, 20 कैसे आ सकता है अपने पास? देखो 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 20 हो सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 120 हो सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ और मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। अगर मैं इसका देखता हूं तो इसका मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि z प्लस वाई की वैल्यू 5 है और z माइनस वाई की वैल्यू 4 है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि z प्लस वाई की वैल्यू 5 आई है मेरे पास एंड z माइनस वाई की वैल्यू 4 आई है, तो हम उन दोनों की वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 20 आ गई। ठीक है, और हमको ये कहा गया कि z और y दोनों है ये पॉजिटिव इंटीजर में होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए अपने पास पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे काम करते हैं अपने। देखो z प्लस वाई की वैल्यू आती है अपने पास, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर z प्लस वाई की वैल्यू है 5। ठीक है, z माइनस वाई की वैल्यू है कितनी 4। इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास 2z की वैल्यू आती है 9, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आई 4.5। 4.5 से अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं अपने पास, अपने को तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, इसका मतलब फर्स्ट केस हो जाता है अपने पास रॉन्ग। उसी तरह सेकंड केस में हम देखेंगे। ठीक है, 10 प्लस 2 12 हो जाते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो z की वैल्यू इसमें अपने पास 6 आती है, z की वैल्यू 6 हो सकती है, और इस अकॉर्डिंग अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड में देखते हैं अपने पास ये आ जाएगा बस 21 डिवाइडेड बाई 2 10.5 आ जाता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर करनी बचता है अपने पास क्योंकि 10.5 आया था, इसका मतलब थर्ड केस भी रॉन्ग है। सेकंड केस जो अपने पास है यही केस अपने पास राइट केस है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को z की वैल्यू मिल जाती है 6, y की वैल्यू आई थी मेरे पास 4। ये दो चीजें मेरे पास यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अब मैं इसमें m की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में देखता हूँ z स्क्वायर होता है अपने पास 36 प्लस 2m इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से 6, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, अपने पास m की वैल्यू भी आ गई, तीनों पॉजिटिव इंटीजर में। अब हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि z प्लस 4m डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो z अपने पास 6 प्लस 4m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बस 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी 1 आई थी अपने पास 9। सेकंड में क्या आता है अपने पास n प्लस 3, तो n प्लस 3 की वैल्यू अपने को चाहिए, n की वैल्यू अपने नहीं निकाली, n की वैल्यू अपने पास थी 2m, तो ये आ जाएगी n की वैल्यू आई थी 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है अपने पास 6, तो क्वांटिटी 1 अपने पास ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। करेक्ट। अरे एक मिनट n प्लस n की वैल्यू 6 n प्लस 3 9 हो जाती है पागल, n प्लस की वैल्यू आती है 9, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, सॉरी n प्लस 6 में 3 करना हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखे एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट सबसे पहले फाइंड करो, इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं, इसके दो रूट
कि एम स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 48, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो 12 चौक 48 होते हैं अपने पास, ठीक है, प्लस का 12 और माइनस का 4 आएंगे अपने पास, m के दो रूट जो आएंगे, ठीक है। फिर अपने को क्या रखे 50% ऑफ z प्लस वाई प्लस m इज इक्वल टू 19, उसका 50% 19 होता है, यानी कि z प्लस वाई प्लस m की वैल्यू मेरे पास 38 है, ठीक है। फिर हमें क्या रखा z y एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब m की वैल्यू डेफिनेटली मेरे पास कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, m की वैल्यू तो डेफिनेटली 12 हो जाएगी, सच दैट आउट ऑफ 3 आर 3 एनी ऑफ 2 आर सेम, यानी कि z y और m में से जो है इसमें से कोई भी दो डिजिट ऐसी हैं अपने पास जो कि सेम है, चाहे तो किसी की भी दो डिजिट हो सकती है, पर वो दो डिजिट जरूर अपने पास सेम होंगी, ठीक है। जब m की वैल्यू में 12 निकल ही चुकी है मेरे पास, तो z और y की वैल्यू z प्लस y ये भी मिल सकती है मेरे को, यहाँ पे ये हो जाएगी अपने पास 26, m की वैल्यू आ चुकी थी 12 और z और y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 26। अब इसमें देखो कौन सी दो डिजिट हो सकती है अपने पास इसमें सेम हो, देखो 26 है अपने पास, 26 में देखो अपने सेम कैसे कर सकते हैं, 26 में अपने को सेम करने के लिए किस तरह जाएंगे अपने, देखो या तो मैं z और y दोनों की वैल्यू में मान लूं 13 13, z और y z भी 13 y भी 13, इन दोनों की वैल्यू मानू 13, या फिर मैं मान लेता हूँ m और z अपने पास 13 है, ठीक है, m की वैल्यू तो इसमें 12 ही अपने पास, m और z मान लेता हूँ अपने पास, m भी 12 है और z भी अपने पास, z भी 12 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे 14, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी मान लेता हूँ कि m और y 14 है अपने पास, m 14 है y 14 है, m 12 है y भी 12 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 14। यही तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास, यही तीन कारण हो सकते हैं अपने पास, तो देखो इसमें अब हमको ये भी कहा गया था कि z y एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आउट ऑफ 3 आर सेम, इसमें दो सेम होने चाहिए अपने पास, तो अपने को इसमें z को कंपेयर करना है m से, z अपने पास क्या है, या तो 13 है या 12 है या फिर 14 है, m क्या अपने पास, m हर हाल में अपने पास 12 ही रहेगा, इसका मतलब z और m को कंपेयर करें तो z जो है या तो वो m से बड़ा हो जाएगा या फिर वो m के बराबर होगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी इज अवर राइट आंसर, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। क्वांटिटी कंपैरिजन का ये क्वेश्चन है, देखो आपको हमेशा सही मैं कह रहा हूं क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करना है, मेंस में आपको इस पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको मेंस में इन पे क्वेश्चंस ना मिले। इसमें मैं कहा गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो है वो 40 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी हमको दे रखा है 1176, मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को देखो लेंथ और ब्रेथ, इसका अपने को बता रखा है जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, लेंथ हो जाएगी x प्लस 14, ठीक है। एरिया जो होता है अपने पास l इंटू बी, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1176, और अपने पास एरिया कितने ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 1176 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आती है अपने पास। तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो कौन से दो रूट्स हो सकते हैं अपने पास, 40 16 26 26 40 26 40, नहीं इसके जो रूट्स बनेंगे अपने पास वो बनेंगे अपने पास माइनस का 42, ठीक है, प्लस का हो जाएगा अपने पास 28, यही दो रूट बनते हैं अपने पास इसके, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस में आ नहीं सकती अपने पास, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास डायरेक्टली 28, मोमेंट एक्स की वैल्यू 28 आई थी तो ब्रेथ आई थी मेरे पास 28, ठीक है, और लेंथ मेरे पास आ जाते हैं यहाँ से 42, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक रेक्टेंगुलर बन जाता है, इसमें ये ब्रेथ है अपने पास 28 और लेंथ आ जाते हैं अपने पास 42। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ये सर्कल बन जाएगा, यानी जो इसकी ब्रेथ हो जाएगी ये इसकी डायमीटर हो जाएगी, डायमीटर कितनी है 28, डायमीटर 20 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 14, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें इसमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, एरिया होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर 12/7 इंटू आर है अपने पास 14, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेगी, दो ये होता है 44 मल्टीप्लाई 14 54 56 56 5 61 616, तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आई थी अपने पास 616। क्वांटिटी 2 की बात करते हैं, क्वांटिटी 2 में हमें क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 597 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स के जो दो रूट आएंगे अपने पास वो आएगा प्लस का 600 और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स के दो डी बचते हैं प्लस का 600 और माइनस का 3, और तो अपने कंपेयर करते हैं तो क्वांटिटी 1 है वो हमेशा क्वांटिटी 2 से ज्यादा रहती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के अंदर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना, गलती मत करना। और हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस तरह के अंदर मिल जाएंगे। क्वांटिटी कंपैरिजन में, डेटा सफिशिएंसी में आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को, टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोई भी टॉपिक को मत छोड़ना और ये मत सोचा करो कि इससे पर्टिकुलर सिर्फ इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसमें हमें कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 2 पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है अपने पास 240 है। ठीक है। और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए 9 AM एंड रीचेस पॉइंट बी 12 PM। देखो ये और भी 2 पॉइंट है अपने पास, इसके जो बीच का डिस्टेंस है ये है 240 किलोमीटर। ठीक है। ट्रेन ए यहाँ से स्टार्ट होती है, पॉइंट ए से ट्रेन। ठीक है। ये ट्रेन है, ये स्टार्ट होती है 9 बजे 9 AM पे, ये बजते 12:12 पे वहां ट्रेन वहां पहुंच जाती है। ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटी 1 में हमें कहा गया इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। ठीक है। ट्रेन और बस की स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4, ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है। ठीक है। देन इन व्हाट टाइम्स इन आवर द बस विल रीच एट पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। तो कोई बस है पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चलती है, तो कितने टाइम में बस जो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे पहुंचेगी। ठीक है। देखो अभी तक हमको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और अगर आपने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो स्पीड और टाइम का होता है रेशियो होता है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। अगर इसका स्पीड का रेशियो 5:4 है तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5। ठीक है। और जो ट्रेन जो कि अपने पास ए से चली थी, अपने पास ट्रेन चली थी, इसको कितना टाइम लगा था, ये 9 बजे चली थी और 12 बजे वहां पहुंच चुकी थी। ठीक है। 3 घंटे लगे थे एक तो इसको, 3 घंटे और 12 मिनट लगे थे, तो 12/60 हो जाएगा, 12/5 1/5 हो जाएगा। इतना टाइम इस ट्रेन को लगा था, क्या कहते हैं, ट्रेन को लगा था अपने पास। ठीक है। 3 घंटे और 12 मिनट ट्रेन को लगे थे अपने पास। अब ट्रेन और बस का के टाइम का रेशियो अपने पास 4:5। ट्रेन को अगर 3 घंटे और 12 मिनट लगे थे तो 4 और 5 का रेशियो है। ठीक है। तो इसको हम बता सकते हैं, 3 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, 6×3 = 100, तो टोटल लगे थे इसको 192 मिनट्स लगे थे। ठीक है। तो बस को कितने लगेंगे, ×4 ×5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×4 = 16, 4×8 = 32, 8×5 = 40, 240 मिनट। बस को वहां पहुंचने में लगेंगे 240 मिनट। हमको घंटों में बताना, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे बस को। क्वांटिटी 1 का आंसर आया था अपने पास, 4 घंटे लगेंगे बस को पॉइंट बी से पॉइंट ए में पहुंचने में। ठीक है। ये तो हुई क्वांटिटी 1 की बात। अब बात करते हैं क्वांटिटी 2। अब हमें कहा गया इफ द स्पीड ऑफ बाइक इज 72% स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर जो बाइक की स्पीड है वो 72% है ट्रेन की स्पीड से, देन इन व्हाट टाइम, यहां पे हमें सेकंड्स में बताना है, सेकंड्स में बाइक विल कवर 60 मीटर लॉन्ग टनल। एक 60 मीटर लॉन्ग टनल है, उसको एक बाइक कितने टाइम में कवर कर लेती है। तो देखो बाइक की जो स्पीड है वो 72% है अपने पास ट्रेन की स्पीड से। ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी थी अपने पास, ट्रेन देखो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था ट्रेन ने, कितने 3 से 1/5 टाइम में, घंटे में ट्रेन ने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। 5×3 = 15 और एक ये देगा 16 × 5। ठीक है। 16 × 8 = 24, तो ये जाएगा 75। तो ट्रेन की स्पीड थी अपने 75 किलोमीटर पर आवर, और बाइक की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72% है ट्रेन की स्पीड का, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको 4 से काट लेते हैं, 4×8 = 32, यानी कि जो बस की स्पीड, बाइक की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। अभी तक अपने पास स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में है, और अपने पास ये टनल की डिस्टेंस कितने में, मीटर में है। ठीक है। और हमको भी चाहिए टाइम किसके अंदर, सेकंड में चाहिए, यानी 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई 5/18 करना पड़ेगा। तो 60/54 × 5 और ऊपर आ जाएगा 18। ठीक है। 18×3 = 54 और 3 से कट जाएगा 20, तो इसको लगेंगे 4 सेकंड। अब देखो ऊपर था अपने पास क्वांटिटी 1 की वैल्यू थी 4 आवर्स, क्वांटिटी 2 की वैल्यू आई है 4 सेकंड। अब 4 देख के इसको कर दिया ना गलत, तो फिर हो जाएगा गलत। तो अपना क्वांटिटी 1 अपने पास क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, बिकॉज क्वांटिटी 1 अपने पास 4 आवर्स है और क्वांटिटी 2 4 सेकंड है। 4 और 4 देख के इक्वल मत कर देना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके बनाओ। नॉर्मल एज वाला क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको उससे क्वांटिटी के अंदर पूछे। सेम यही क्वेश्चन आपसे डेटा सफिशिएंसी में भी पूछ सकता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इसमें हमें कहा गया कि जो सी की प्रेजेंट एज है वो 120% है ए की प्रेजेंट एज से, एंड 150% ऑफ बी प्रेजेंट एज। सी, ए और बी की प्रेजेंट एज का हमको रेशियो दे रखे। ठीक है। मैं यहाँ रेशियो निकाल लेता हूँ ए, बी और सी की प्रेजेंट एज का। सी की जो एज है वो 120% है ए की प्रेजेंट एज से। ए की 5 है तो सी की हो जाएगी अपने पास 6, एंड जो बी की
और उसके बाद हमको बता रखे सी के कंपेरिजन कर रखे 150% है बी से। सी की जो एज है वो 150% यानी 3/2। इसका मतलब 3/2 का मतलब 4 भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4, 6 एंड 5। ए बी और सी तीनों की एज का रेशियो आ गया अपने पास। फिर हमें कहा गया कि एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर, ए की एज 10 साल बाद, ठीक है। 40% मोर देन बी आफ्टर 5 ईयर, बी की एज 5 साल बाद। तो ए की एज हो जाएगी 40% ज्यादा हो जाएगी बी से, तो 7/5 हो जाएगा ये अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28x प्लस 35, 25x प्लस 50, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मोमेंट x की वैल्यू 5 आई तो a की एज कितनी आ जाएगी 25, b की एज आ जाएगी 20 और c की एज आ जाएगी अपने पास 30। हमें बताना था एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों की प्रेजेंट एज का एवरेज बताना था, जो कि है अपने पास 25। क्वांटिटी 2 में हमें पूछा था आफ्टर 5 ईयर सीज एज विल बी m% मोर देन बीज एज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 5 साल बाद सी की एज और m की एज, 5 साल बाद सी की एज हो जाएगी 35 और बी की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद 25। तब बताना है कि सी की एज कितने परसेंट ज्यादा है बी की एज से, कितनी ज्यादा है अपने पास 10/25 मल्टीप्लाई 100, 40%। तो क्वांटिटी 1 है ये लेस देन है क्वांटिटी 2 से, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 जो है वो लेस देन है क्वांटिटी 2 से। ओके, करेक्ट, समझ आ गया आपको। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यार, कोई बहुत टफ नहीं आते, बहुत हवा मत बनाओ इसको, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। लीजिए एक और क्वेश्चन आपके पास, ये आपको प्रॉफिट एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलेंगे, उसका करने का अब कोई फायदा नहीं है। आपको लास्ट 3 मंथ से मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस भी करवाई हैं, उन क्लासेस में मैंने आपको हर टॉपिक क्लियर किया है, और अब टाइम आ चुका है एग्जामिनेशन का, तो अब आपको रुकना नहीं है, सारे टॉपिक्स को एक साथ लेकर चलना है। इसमें मैं क्या रखा कि शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल बाय 400 रुपीज, कोई आर्टिकल है उसको मार्कअप कर देता है वो 400 प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस में 400 रुपए की वृद्धि कर देता है। एंड इट सोल्ड एट 5% डिस्काउंट एट मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से वो 5% के डिस्काउंट पे उसको बेच देते हैं। इफ द प्रॉफिट इज ₹180, अगर उसको 180 रुपए का प्रॉफिट होता है, देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमें उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस फाइंड करना है। देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये हमको पता है। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो मार्क प्राइस है अपने पास एक्स प्लस 400। फिर आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस में मैं डिस्काउंट लेस कर दूंगा, या फिर मैं इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर उसको 180 रुपए का प्रॉफिट होता है, इफ ही रिसीव्ड 180 रुपीज प्रॉफिट, उसको 180 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स प्राइस कितना आ गया एक्स प्लस 180, इसका आ गया सेल्स प्राइस। अब ये कहता है कि अगर उसमें मैं मार्क प्राइस के अंदर 5% का डिस्काउंट दे दूं, तो भी मेरे पास ये वैल्यू आती है 1 प्लस 800, 1 प्लस एक्स प्लस 180, ठीक है। अगर मैं मार्क प्राइस में 5% का डिस्काउंट दे दूं तो भी मेरे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो सेल्स प्राइस वो कैसे भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके या फिर मार्क प्राइस में डिस्काउंट को लेस करके, ठीक है। तो मैं देखते हैं सेल्स प्राइस की वैल्यू अपने पास अभी तक आई है एक्स प्लस 180। इसको कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में 5% का डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट मतलब 95/100 कर दूंगा, यही हो जाएगा अपने पास 5% का डिस्काउंट, ठीक है। ये हो जाएगा 19/20। तो इसको मैं कर लेता हूँ, ये आता है अपने पास 20x प्लस 3600, 19x प्लस 1976, एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है 4000। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 4000। ये बात अपने को यहाँ से बचल गई। और हमें फाइंड करना मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना था 400 रुपए ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, तो अपने क्वांटिटी 1 का आंसर आ जाएगा 4400, ठीक है। ये तो होगी अपने क्वांटिटी 1 की बात। अब करते हैं क्वांटिटी 2 की बात। क्वांटिटी 2 में हमें कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 15,000 इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स, 15 साल के लिए दो, ठीक है। स्कीम ए में 2 साल 15,000 पे इन्वेस्ट करते हैं 2 ईयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट से 30% पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ही इन्वेस्टेड द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए इन स्कीम बी, तो जो उसको इंटरेस्ट मिलता है स्कीम ए से वो स्कीम बी में इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उसको 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय स्कीम बी, तो स्कीम बी में उसको कितना अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है वो हमको बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया 15,000 रुपए लगाए स्कीम ए के अंदर, 2 साल के लिए सिंपल परसेंट से 30% पे लगाए, 60% से लगा दी, 9,000 रुपए का आ गया इसका इंटरेस्ट।
ठीक है। अब उसने कहा था ही इन्वेस्टेड द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए इन स्कीम बी, यानी जो इंटरेस्ट उसको स्कीम ए से मिला था अब उसने वो 9,000 रुपए स्कीम बी में लगा दिए। स्कीम बी में उसमें लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% से 2 साल के लिए, 2 साल से तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 44%। तो ये वैल्यू उसकी निकाल लेते हैं अपने, कितनी वैल्यू आई थी बस 936 और 3960। ठीक है, तो अपने को कंपेयर करना है क्वांटिटी वन को कंपेयर क्वांटिटी टू से। तो क्वांटिटी वन थी अपने पास 4400, क्वांटिटी टू अपने पास 3960। तो क्वांटिटी वन अपने पास ग्रेटर है क्वांटिटी टू से। इट मींस ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं कहा गया कि टू इनलेट पाइप है अपने पास पी एंड क्यू, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 45 बाय 4 मिनट्स। दो इनलेट पाइप है अपने पास पी और क्यू, और ये 45 बाय 4 मिनट्स लेते हैं किसी भी टैंक को फिल करने में। एंड इनलेट पाइप पी एंड आउटलेट पाइप आर। ठीक है, पी एंड क्यू इनलेट पाइप है, आर जो है ये अपने पास आउटलेट पाइप है, और पी और आर मिलकर उस टैंक को 36 मिनट लेती हैं उसको फिल करने के अंदर। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी भी हमको दे रखी है क्यू और आर की, ये है 6:5। देखो पी और आर दोनों ही इनलेट पाइप है, 45 बाय 4 मिनट्स लेती हैं इस टैंक को फिल करने में। उसके बाद इसमें कहा है हमको पी और आर, ठीक है, ये लेती हैं 36 मिनट। 36 मिनट लेती हैं उस टैंक को फिल करने में। तो हमको क्या बताना है, साथ में हमको एफिशिएंसी भी दे रखी है क्यू और आर की। ये एफिशिएंसी भी दे रखी है 6:5। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 180। ठीक है, ये है 5 और ये आया था अपने पास एलसीएम आया था इसका 180 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। ये आता है 16। ठीक है, तो अपने पास रेशियो था अपने पास क्यू और आर का। देखो क्यू और आर का रेशियो था अपने पास, क्यू और आर का जो रेशियो 6:5 है, या तो इसमें अपने रेशियो को पुट करके देख लें। ठीक है, या तो 6:5 पुट कर लेते हैं अपने इसमें, या मल्टीप्लाई करके 2 से करके 12:10 में कोई पुट कर सकते हैं अपने इसमें, तो भी अपने को वैल्यू मिल जाएगी। आर जो है, एक बात का ध्यान रखना, आर अपने पास इनलेट पाइप है, यानी कि इसमें जो पी की एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं हमने आर की एफिशिएंसी को लेस किया गया है, तब अपने पास जो एफिशिएंसी आई है पी और आर की मिलाकर वो अपने पास एफिशिएंसी आई है 5। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्यू की, अगर मैं क्यू की एफिशिएंसी को 6 रखता हूँ, ठीक है, कि अपने पास 6/5 में रेशियो है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आती है मेरे पास 3। उसी लॉजिक से अगर मैं इसमें पी की एफिशिएंसी को 10 रखता हूँ, ठीक है, और आर की एफिशिएंसी अगर 5 भी होगी, क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी को हम ऑलरेडी 6 रख चुके हैं, तो आर की एफिशिएंसी तो 5 हो जाएगी। तो 10 - 5 = 5, और यही 5 अपने को आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेशियो दे रखा था ये एक्चुअल में अपने पास राइट रेशियो दे रखा था। इस अकॉर्डिंग पी की एफिशिएंसी अपने पास 10, क्यू की एफिशिएंसी है 6 एंड आर की एफिशिएंसी है अपने पास 5। तीनों की एफिशिएंसी अपने को देखने को मिल चुकी है। फिर हमें क्या कह रहा है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप क्यू इज m% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाइप पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर पाइप क्यू की जो एफिशिएंसी है वो m% है पाइप पी की एफिशिएंसी से, और क्यू की एफिशिएंसी पी से कितनी है 60% है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, फिर क्या रखे टाइम टेकन इन मिनट्स, मिनट में बताना है अपने को, इन क्यू एंड आर टुगेदर टू फिल 1/3 पार्ट ऑफ टैंक। 1/3 पार्ट ऑफ टैंक, टोटल टैंक था अपने पास 180, उसका 1/3 कितना हो जाएगा अपने पास 60। ठीक है, अब क्यू और आर मिलकर उसके उस टैंक को, इतने टैंक को 60 यूनिट टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं। क्यू की एफिशिएंसी 6, आर की एफिशिएंसी थी हमारे पास -5, क्योंकि आर अपने पास आउटलेट पाइप था, तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। तो कितने टाइम में 60 मिनट में फिल कर देंगे अपने पास। दोनों का आंसर अपना 60, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है आपको, हरी हैड अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद हिम। हरी के पास कुछ पैसे, ही इन्वेस्टेड सम 24% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। 24% पे सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लगाते हैं। बट आफ्टर 3 इयर्स ड्यू टू सम चेंज इन स्कीम्स ही ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 50% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर रिमेनिंग पीरियड। 3 साल बाद वो अपने कुछ चेंजेस कर देता है उसमें। ठीक है, वो 3 साल के लिए लगाता है उतना पैसा, क्योंकि बाद में उसको क्या कह दिया जाता है या कहीं से कहा जाता है कि 50% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो रिमेनिंग पैसा लगा देता है। अब ये कहता है इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हरी 19,350, अगर उसको सारा पैसा, उसका इंटरेस्ट भी उसका प्रिंसिपल भी मिलाकर उसको 5 साल बाद 19,350 रुपए मिलते हैं, तो पहले तो हमको इतना फाइंड करना है। उसके बाद उसने दोबारा कुछ इन्वेस्ट किया इंक्रीज करके, वो अपने फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अपने को आगे हरी ने स्टार्ट किया, मान लो 120 से स्टार्ट किया, 24% पे पहले 3 साल के लगाए, यानी 72, 72x + 100
इतना उसने एक पास लगाया था। अब जो उसने दोबारा लगाएगा, जब भी ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको लगा लिया, अब उसके बाद वो कुछ पैसा, वो उसके बाद का पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है, जैसे 3 साल बाद वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है, तब वो इंटरेस्ट नहीं लगाता, वो अमाउंट लगाता है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो अपने पास इंटरेस्ट आ गया, इसका प्रिंसिपल भी तो चाहिए अपने को एक्स, ठीक है ना। तो इसको टोटल कर देते हैं तो अपने पास ये कितना आएगा, 172x अपॉन 100, ठीक है। ये पैसा उसने लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने लगाए? 50% पे 2 साल के लिए। 50% पे 2 साल के लिए, तो उसका एक्यूमुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा? उसका 125% बनेगा आपको, यानी कि 5/4 बनेगा। 125% यानी ये कितना हो गया? 5/4 हो गया। 5/4 तो क्या अपने पास उसका इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे को क्या निकालना है? अमाउंट, क्योंकि उसने अमाउंट निकाला है ना उसके बाद। तो इसको मैं इतना और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना? 5 और 4 ऐड कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 से, तब जो वैल्यू अपने पास निकलेगी वो हो जाएगी 19,350 रुपए, ठीक है। अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, कितना अपने सॉल्व होता है। 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, ठीक है। और इसमें क्या कर देगा अपने पास? 175 है ना ये, 4 से ये कट देगा अपने पास 25, 4 3 12, ठीक है। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौक 60, 8600। ये आता है अपने पास 43, 43 से भी कट जाएगा 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 25 50 है ना बस, 250 5000। एक्स की वैल्यू से आ जाती है अपने पास 5000, ठीक है। फिर उसने कहा रखा देन फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन ही इन्वेस्टेड द सम इज इंक्रीज बाय 22.5%। अभी जो 5000 है इसकी वैल्यू को उसने 22.5% से क्या किया? इंक्रीज कर लिया। 22.5% का क्या हो जाएगा अपने पास? 25 11 12 5 10 और 11, इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 6125, ठीक है। ये 20% से था 2 साल के लिए, यानी कि 40% पे हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है। ये थे 5 चक 20, तो 4 दूनी 8 और तो 10, 4 1 5 और 6 चक 24, 2450 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें क्या रखा है? द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 25% मोर देन द टाइम टेकन बाय इट कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। कुछ डिस्टेंस को बोट अपस्ट्रीम जो है वो कवर करने में 25% ज्यादा लेती है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में, ठीक है। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट हमको दे रखी है 2x + 5 मीटर पर सेकंड एंड 3x - 3 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बतानी है। देखो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का हमको बता रखे टाइम का, ठीक है। अपस्ट्रीम में उसको 25% टाइम ज्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से। 5:4 क्या आ गया? ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम और स्पीड का रेशियो आपको पता है रिवर्सली इन प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। क्या हो जाएगा इसका रेशियो? 5:4 स्पीड का रेशियो रहेगा। और ये जो स्पीड का रेशियो है इसकी अपने को वैल्यू भी दे रखी है कि जो उसकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड है ये अपने को दे रखी है 2x + 5 और 3x - 3, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? ये देगी 5/4। तो जो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है अपने को, ये होती है अपने 2x + 5, और जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है अपने पास ये होती है 3x - 3, ठीक है। तो ये आता है अपने पास 8x + 20, और ये आता है अपने पास 15x - 15, ठीक है। तो 7x की वैल्यू आती है अपने पास 35, x की वैल्यू कितनी आती है? 5। द मोमेंट x की वैल्यू 5 आती है तो उसकी जो स्पीड थी अपने पास वो भी मिल जाएगी अपने पास, जो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। अरे ये क्या कर दिया? हाँ, तो जो उसके अपने पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड थी वो थी 2x + 5, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी इसके अपने पास यहाँ से? 15।